I am Dr. Navjot Simi, 2018 batch IPS officer. I am presently posted as ASP cum SDPO in Dehri subdivision of Rohtas district in Bihar. Welcome to officer. I am here to share my journey from being an aspirant to an IPS officer. मेरा जन्म दासपुर के एक छोटे से गांव में हुआ। मेरे जो पिताजी हैं वो बैंक में एम्प्लॉय थे और मेरी जो मदर हैं वो होम मेकर हैं। मेरे 2 भाई बहन हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ और मेरी जो बहन है वो छोटी हैं और मेरे ब्रदर सबसे छोटे हैं। तो मेरी जो बेसिक स्कूलिंग है वो गांव के एक छोटे से स्कूल में ही हुई जो कि पंजाबी मीडियम स्कूल था। मैं बात कर रही हूँ काफ़ी साल पहले की, जब जो गांव को जाने वाली सड़क होती थी वो भी कच्ची होती थी और सिर्फ एक ही बस होती थी जो कि गांव से शहर लेकर जाती थी। तो उस समय में मेरे जो मम्मी पापा हैं और जो मेरी फैमिली है, हम लोग एक जॉइंट फैमिली में रहते थे। जैसे कि वहाँ पर पंजाबी मीडियम स्कूल था और जो सारी हमारी स्टडी थी वो भी पंजाबी में थी और आगे कोई पढ़ने के लिए अच्छा स्कूल नहीं था। तो मेरे मम्मी पापा ने सोचा कि क्यों ना हम सिटी शिफ्ट हो जाते हैं ताकि बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल सके। तो मैं ये कहूँगी कि मेरे मम्मी पापा ने कभी भी ये डिस्क्रिमिनेट नहीं किया है लड़की और लड़के के बीच में। जो उन्होंने एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ हैं हम तीनों को इक्वली ही उन्होंने दी हैं। तो हम लोग 6th क्लास में शिफ्ट हो गए थे सिटी में, गुरदासपुर सिटी में। तो मेरी बाकी की स्कूलिंग 6 to 12 वहीं से हुई। तो मेरा जो बोर्ड था वो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड था। 6 to 10th मेरा जो स्कूलिंग है वो सनराइज पब्लिक हाई स्कूल से हुई और उसके बाद 11th और 12th क्लास में मैंने जो गवर्नमेंट कॉलेज होता है वहाँ पे वो ज्वाइन किया था। मैंने मेडिकल स्ट्रीम लिया था क्योंकि मैं बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहती थी। 12th क्लास तक मैंने गवर्नमेंट कॉलेज गुरदासपुर से अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। उसके बाद फिर मैंने डेंटिस्ट्री ज्वाइन की थ्रू पीएमटी। उस समय पीएमटी हुआ करता था, आजकल की नीट का एग्ज़ाम होता है। तो मैंने बीडीएस मुझे मिला था। उसके बाद बीडीएस किया लुधियाना से, बाबा जसवंत सिंह डेंटल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट से। जबकि मैं एक बहुत ही छोटे गांव से आती हूँ तो मेरा कोई इस तरह से एक्सपोजर नहीं था। सो फ्रॉम स्टैंडर्ड 6 ऑनवर्ड्स मेरी जो स्कूलिंग है वो गुरदासपुर सिटी में हुई है। From 6 onwards till 10th standard, I have studied from Sunrise Public High School, Gurdaspur, which is affiliated to Punjab School Education Board. So आप ये देख सकते हैं कि मेरी खुद की स्कूलिंग भी स्टेट बोर्ड से ही हुई है और ऐसा मानना बिल्कुल गलत है कि अगर आप किसी अच्छे बोर्ड से नहीं हैं, फॉर एग्जांपल सीबीएसई, आईसीएसई, तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में उतना अच्छे से कम्पीट नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आपकी बैकग्राउंड मैटर नहीं करती है। अगर आपका डिटर्मिनेशन, अगर आपका गोल सही है तो आप अपनी मंजिल पर ज़रूर पहुँचेंगे। जब मैं लुधियाना गई तो मैं पहली बार ही आई थिंक किसी बड़ी सिटी में गुरदासपुर के बाहर निकली थी। मैं वैसे भी एक थोड़ा रिजर्व काइंड की पर्सन हूँ और जैसे 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 मान लीजिए अब मैं कॉलेज के 3rd या फाइनल ईयर में आ गई तो थोड़ा धीरे धीरे अपना खुद में इम्प्रूवमेंट करने की मैंने कोशिश की कि पहले मैं किसी से ज़्यादा बात भी नहीं कर पाती थी। तो एक अच्छा मौका भी था कि जबकि पूरे पंजाब से और कुछ इवन फॉरेन से भी एनआरआई स्टूडेंट्स भी होते हैं जो वहाँ पे पढ़ते हैं। तो मुझे लगा कि आई मस्ट इम्प्रूव अपॉन माई सेल्फ अगर मैं कुछ और आगे बनना चाहती हूँ। तो अब मेरा कॉलेज कंप्लीट हो गया वहाँ से। उसके बाद जैसे कि बाकी जो मेरे बैचमेट्स हैं, मेरे दोस्त हैं, वो सब भी, उन सब ने भी एमडीएस का तैयारी करना शुरू कर दिया। तो मैंने भी एमडीएस का तैयारी शुरू किया। यूपीएससी का ख्याल उतना ज़्यादा नहीं था पहले। इसकी शुरुआत बेसिकली तब से हुई जब हम लोग सिटी शिफ्ट हुए थे। तो मेरे कुछ कज़न्स थे जो हमारे साथ हमारे घर में शिफ्ट हुए थे क्योंकि मेरे पापा चाहते थे कि जबकि उतनी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती हैं छोटे इलाकों में, तो पापा ने उनको भी अपने साथ रख लिया था और उनको हमेशा मोटिवेट करते रहते थे कि आप भी यूपीएससी की तैयारी करिए, आईएएस ऑफिसर बनिए, आईपीएस ऑफिसर बनिए। तो मैंने कहीं ना कहीं तब से सुना हुआ था कि यूपीएससी कुछ होता है।
बट उतना कभी फिर ध्यान नहीं दिया और ना ही सोचा कि मैं ऐसा कुछ करूँगी बाद में। फिर मेरा कॉलेज भी हुआ, मैंने एमडीएस का एग्ज़ाम भी दिया, एग्ज़ाम भी क्लियर हो गया। प्राइवेट कॉलेज में एमडीएस 3 साल का होता है और उसमें काफ़ी खर्चा भी होता है। तो मतलब घर में फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं थे कि हम अफोर्ड कर पाते कि 3 साल का एमडीएस का मैं कोर्स कर पाऊँ। तो फिर मुझे भी ऐसा लगा कि क्यों ना मैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की ही तैयारी करती हूँ, और मेरा उस टाइम से ही थोड़ा इंक्लिनेशन ज़्यादा बढ़ गया यूपीएससी में। और जब मैं बीडीएस भी कर रही थी कॉलेज में, तो मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड हैं, उनकी सिस्टर भी प्रेपरेशन कर रही थी तब यूपीएससी की। वो दीदी ने भी एमबीबीएस किया था और उसके बाद उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की थी। तो तब भी मुझे थोड़ा सा लगा कि मैं उनसे थोड़ा सा गाइडेंस लेके ही स्टार्ट कर सकती हूँ। मैंने फिर उनसे बात की, उन्होंने मुझे थोड़ा बताया कि आप कोचिंग एक बार ज्वाइन कर लीजिए। चूँकि मेरा मेडिकल बैकग्राउंड था, तो फिर मुझे भी ऐसा लगा कि कोचिंग के बिना करना थोड़ा मुश्किल होगा, और जबकि कोई गाइडेंस नहीं है, ना ही फैमिली में कोई पहले किसी ने तैयारी की है इस एग्ज़ाम की। देन आई वेंट टू दिल्ली, फिर मैं दिल्ली चली गई। आई जॉइंड अ कोचिंग, but still there was no guidance. I used to go to the class and then back to my room and study myself whatever I could, and slowly I started grabbing the things. फिर धीरे धीरे जैसे ही मतलब टाइम बढ़ता गया, मुझे थोड़ा समझ भी आने लग गया मेरी क्या क्या गलतियां हैं और क्या क्या मैं कहाँ कहाँ मैं लैग कर रही हूँ, वो धीरे धीरे मुझे समझ में आने लग गया। और ये जब हम एक तैयारी शुरू कर देते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो एक उसमें खुद को मतलब हर तरह से मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब यू हैव टू कॉन्टिन्यूसली कीप मोटिवेटिंग योर सेल्फ, एंड आई बिलीव कि वो आप सिर्फ खुद ही कर सकते हैं। मतलब कोई दूसरा आपको चाहे एक दिन के लिए या कुछ टाइम के लिए ही मोटिवेट कर पाएगा, बट आपको कॉन्टिन्यूसली अपने आप को डेली मोटिवेट करना है अपने गोल की तरफ जाने के लिए। मतलब मन में मेरे हमेशा था कि मैं अगर यहाँ पर आ गई हूँ, मतलब इतनी घर में भी सिचुएशन ख़राब होने की वजह से भी मैं यहाँ पर अगर आ गई हूँ, फाइनेंशियल भी कंस्ट्रेंट्स रहती हैं जैसे कि नॉर्मल हर एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में रहती हैं। तो मुझे लगा कि अगर मैं यहाँ आ गई हूँ तो मुझे किसी भी तरह से हार नहीं मानना है। मैं अपनी तरफ से तो पूरी मतलब शिद्दत से या पूरी अपनी जान लगा के मैं इसकी तैयारी करूँगी। उसके बाद जैसे पीसीएस का एग्ज़ाम होता है, जो स्टेट सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम होते हैं, हर एक स्टेट का अपना एग्ज़ाम होता है, तो मैंने उसका भी तैयारी किया, वो एग्ज़ाम भी साइड बाय साइड दिया। देन 2015 वाला जो पीसीएस एग्ज़ाम था वो मेरा क्लियर हो गया था। उसका रिज़ल्ट आ गया था अगस्त ऑफ 2016। तो मुझे एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर का रिकमेंडेशन हुआ। तो चूँकि कुछ आई थिंक कोर्ट का मैटर चल गया था, इस वजह से मैं ज्वाइन नहीं कर पाई थी। तो उसके बाद मुझे फिर से एक्चुअली दैट वाज अ गुड थिंग इन डिस्गाइज कि मेरे को टाइम मिल गया था, मैं आगे यूपीएससी की अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकूं। तो मैंने फिर अपना अटेम्प्ट दिया 16 वाला यूपीएससी। तो उसमें मेरा मतलब क्लियर हो गया था, मेरे को इंटरव्यू कॉल आया था, बट मेरा नहीं क्लियर हुआ था। जो फाइनल लिस्ट थी उसमें आई वॉज नॉट रिकमेंडेड। देन आई अपीयर्ड इन 2017 एग्ज़ाम, और जो कि मेरा फाइनली फिर क्लियर हुआ। अगर मैं फिर चैलेंजेस की बात करती हूँ, जो भी चैलेंजेस आते हैं प्रिपरेशन के दौरान, उसमें मैं यही कहना चाहूँगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि 90% ऑफ द एस्पिरेंट्स फेस द सेम चैलेंजेस। वही मतलब सबको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, सबको गाइडेंस नहीं प्रॉपर मिल पाती है, मतलब सब कोई अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, मतलब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री से आते हैं। तो उनको थोड़ा एडजस्टमेंट करने में भी दिक्कत होता है, उनको खाने पीने में एडजस्टमेंट करने में दिक्कत होता है, रहने में दिक्कत होता है। तो वही सब चीज़ें हमने भी फेस की, मैंने भी फेस की हैं। तो फिर मैं अगर अब उसको सोचती हूँ पीछे, तो फिर मैं ये कहूँगी कि उसका भी अपना एक मज़ा होता है। जब आप बाद में पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपको बहुत अच्छी उसकी एक मेमोरीज आपके साथ रहती हैं हमेशा। जो आपके स्ट्रगल डेज हैं वो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग ही बनाते हैं। तो और मैं ये एक और बात यहाँ कहना चाहूँगी कि लड़कियों के लिए खासकर थोड़े से ज़्यादा मुश्किल इस बात की वजह से भी आती है कि उनके ऊपर थोड़ा शादी को लेकर भी प्रेशर रहता है। तो मतलब मेरे ऊपर भी वो प्रेशर था। मतलब दो माई पेरेंट्स ऑलवेज सपोर्टेड मी, खास करके मेरी मदर, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, मोटिवेट किया।
शी यूज टू से मी दैट जब तक तुम अपना इंडिपेंडेंट नहीं हो जाती हो फाइनेंशियली, उसके बाद ही तुम शादी करना। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज अगर मैं यहाँ बैठी हूँ तो इसमें मेरी मदर का बहुत ही बड़ा हाथ है। सो आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू हर। आई कैन नेवर पे बैक टू हर वट एवर शी हैज़ डन फॉर मी। कुछ डिफरेंट टाइप के भी चैलेंजेस आते हैं, जैसे लड़की को मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताना चाहूँगी कि जैसे मान लीजिए हम रूम में कुछ भी छोटा मोटा चीज़ ख़राब हो जाता है, मान लीजिए नल ख़राब हो गया है घर का, या कुछ और चीज़ है जो आपने शायद इससे पहले कभी ना किया हो, क्योंकि यूजुअली घर में नल ख़राब होता है या कुछ इलेक्ट्रिशियन का काम होता है तो या तो पापा जाएंगे या भैया जाएंगे, तो वो सब काम के लिए भी मैं खुद जाती थी। तो एक तरह से मुझे मतलब इट हैज़ मेड मी स्ट्रॉन्ग ऑल्सो, कि मतलब मैं खुद भी जाती थी शॉप में, ढूंढती थी कि कौन सी इलेक्ट्रिशियन की दुकान कहाँ पे है, प्लम्बर कहाँ पे है, उसको बुला कर लाना कि भैया आकर एक बार आप ठीक कर लीजिए। तो ये सब चीज़ करके भी मतलब एक आपको अलग टाइप का कॉन्फिडेंस भी मिलता है, जो चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ों का एक्सपोजर शायद हमें पहले नहीं मिल पाता है। तो ये सब जब आप प्रेपरेशन में होते हैं तो मतलब ये आपको चीज़ें बाद में समझ आती हैं कि आपने क्या क्या सीख लिया। आप बहुत चीज़ें सीखते हैं जो आप उस टाइम पे रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं, पर बाद में यू रियलाइज दैट यू हैव लर्नड अ लॉट। फिर ये मेरा प्रेपरेशन पीरियड ऐसे ही मतलब बस तैयारी में क्लास जाना, क्लास के बाद वापस घर आना, फिर लाइब्रेरी भी चले जाना। मतलब अगर किसी दिन हर दिन अच्छा नहीं होता है, किसी दिन आप बहुत लो फील करते हैं या फिर उस दिन लो फील करते हैं, या फिर मान लीजिए आपको कई बार आप टेस्ट लिखने जाते हैं, आपको लगता है कि यार मतलब ये तो मैंने इतना टारगेट रखा था, मान लीजिए 20 में से मैं सिर्फ 15 क्वेश्चन ही कर पाई हूँ, तो वो उस चीज़ को लेकर भी मैं बोलूँगी कि आपको डीमोटिवेट कभी नहीं होना है। जैसे मान लीजिए इस टाइम मैंने 20 में से 15 क्वेश्चन लिखे हैं, तो मैं ये सोच कर जाऊँगी अगली बार कि मुझे कम से कम अगर 20 नहीं तो मैं 18 ज़रूर लिखूँगी। तो इसी तरह से मैंने भी किया है। आई स्टिल रिमेंबर जब मैं अपना फर्स्ट टेस्ट लिखने गई थी, मेंस, मैंने टेस्ट सीरीज़ लगाई थी, तो आई कुड ओनली अटेम्प्ट 14 क्वेश्चंस इन 3 आवर्स। सो आई वाज रियली डाउन कि यार कैसे होगा 20 क्वेश्चन, ये तो मतलब आपको क्वालिटी भी मेंटेन करना है, यू हैव टू गिव गुड कंटेंट ऑल्सो इन योर क्वेश्चन एंड द स्ट्रक्चर मस्ट ऑल्सो बी गुड। बट फिर भी मैंने ट्राई किया that next time I will have to do at least 18 if not 20, and it happened, and the next time I attempted 17 questions. So I was happy that I have improved a lot, and the third time I was able to complete all the 20 questions. So eventually I would say that आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है जब आप एक एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो आपको जो मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है वो बहुत इम्पॉर्टेंटली करनी है। तो मैंने भी काफ़ी प्रैक्टिस की थी, और जैसे ही फिर मेरा मेंस हुआ तो मैंने सारे पेपर्स में 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। सो आई वाज हैप्पी। उतना तो सेटिस्फेक्शन था कि कम से कम पूरे क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए हैं, और ये कोशिश की है कि उसकी क्वालिटी भी मेंटेन हो सके। तो उसके बाद फिर मुझे इंटरव्यू कॉल आ गया, तब मैं ट्रेनिंग पर थी ETO की। आई वॉज इन मोहाली व्हेन आई गॉट द इंटरव्यू कॉल। तो मुझे फिर 1 महीना के करीब था इंटरव्यू जब स्टार्ट होने थे, तो मैंने लीव के लिए अप्लाई किया था। सो आई गॉट द लीव एंड आई वेंट बैक टू दिल्ली। मुझे ऐसा लगा कि दिल्ली में थोड़ा बेटर अपने दोस्तों के साथ और मॉक इंटरव्यूज़ भी 2-4 दे लूँगी और अच्छा प्रेपरेशन फिर हो पाएगा। तो मेरा इंटरव्यू अच्छा गया, इंटरव्यू वॉज गुड। तो मार्क्स भी मुझे अच्छे मिले इंटरव्यू में। और फिर जब बात आती है द डे ऑफ रिज़ल्ट, तो उस दिन भी मैं आफ्टर इंटरव्यू में वापस मैंने ज्वाइन कर लिया था। तो मैं मोहाली में ही थी उस दिन। मैं अपने कज़न के घर पे थी और मैं उस टाइम अकेली थी, देयर वाज नो वन इन द हाउस। तो मुझे आई थिंक किसी मैसेज से पता चला था कि रिज़ल्ट इज़ आउट। तो मैंने अपना रिज़ल्ट खुद ही खोल के देखा था। मेरे साथ यूजुअली ऐसा होता है कि जब भी मैंने कोई भी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट देखती हूँ तो यूजुअली रिज़ल्ट मैं खुद ही देखती हूँ, कभी मुझे किसी ने नहीं बताया है कि तुम्हारा ऐसा हुआ है। तो उस दिन भी आई वॉज लिटिल स्केयर्ड ऑल्सो रिज़ल्ट देखने के लिए, बट मैंने जब खोला तो माई नेम वॉज देयर। तो वो जो मोमेंट था कि फाइनली जिस चीज़ के लिए मैं यहाँ पर आई थी, इतना
परेशानी के बावजूद और जो भी मैंने रास्ते में जितनी भी रुकावटें आई सबको पीछे छोड़ते हुए जब आप अपना नाम उसमें देखते हैं तो एक वो जो मोमेंट है वो बहुत अलग होता है। तो मैंने सबसे पहले अपने घर पे कॉल किया, पापा को कॉल किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने मम्मा को कॉल किया, उन्होंने भी फ़ोन नहीं उठाया। देन आई कॉल्ड माई कज़न जिनके घर पे थी मैं, तो उन्होंने भी फ़ोन नहीं उठाया। फिर उसके बाद मैंने अपने ब्रदर को कॉल किया तो उसने उठाया। देन आई टोल्ड हिम। तो फिर मतलब वो जो मोमेंट था एक बहुत ही ओवरवेलमिंग था, बहुत सरियल टाइप का मोमेंट था वो। माई मॉम वॉज सो हैप्पी, माई फादर वॉज सो हैप्पी, सबको कॉल्स आ रहे थे सब तरफ से। और फिर मतलब उतना तो मेरी उनसे बात ही नहीं हो पाई थी कि उनके फ़ोन इतने ज़्यादा आने लग पड़े थे। मतलब मुझे भी कॉल्स आ रहे थे, मेरे पेरेंट्स को कॉल्स आ रहे थे कंटिन्यूसली। मैंने अपने कज़न को भी बताया। फिर दे वर ऑल्सो वेरी हैप्पी। हम लोग डिनर के लिए भी बाहर गए उस दिन। तो एक अलग ही वो फीलिंग था। मतलब मैं तो ये कहूँगी कि वो फीलिंग उस टाइम पे शायद मैं उतना सिंक इन नहीं कर पाई थी, बट इवेंचुअली यू रियलाइज दैट यू हैव फाइनली बिकम एन ऑफिसर नाउ। तो वो आपको धीरे धीरे रियलाइज़ होता है। आप जब उसकी तैयारी में लग जाते हैं, मुझे एफसी जाना था उसके बाद अगस्त में, तो एफसी की जब थोड़ा तैयारी में हम लग गई मैं, तो फिर मुझे ज़्यादा फीलिंग आया और अच्छा भी बहुत लगा, क्योंकि लबासना एक ऐसी जगह थी जो मुझे पर्सनली तो बहुत मोटिवेट करती थी। तो जब फाइनली एफसी का कॉल भी आ गया और मतलब आई वॉज प्रेइंग ऑल्सो कि मुझे एफसी जो मेरा होगा वो लबासना में हो, बिकॉज आई थिंक एफसी 3 जगह पे होता है। नागपुर में होता है, हैदराबाद में होता है और यहाँ पे मसूरी में होता है। तो आई वॉज रियली प्रेइंग कि मुझे लबासना में करने का मौका मिले एफसी। सो भगवान ने मेरी सुन ली, मुझे लबासना ही मिला। सो दिस इज़ द जर्नी दैट आई हैव ट्रेवल्ड सो फार। तो मैं यही बोलना चाहूँगी आप सबको कि अगर आपने ये स्ट्रीम चुन लिया है, नो मैटर वॉट योर बैकग्राउंड इज़, नो मैटर वे यू कम फ्रॉम, नो मैटर वेदर यू हैव मनी और नॉट, इन सब चीज़ों से उतना फ़र्क नहीं पड़ता है इफ़ यू आर डेडिकेटेड एनफ टू रीच योर टारगेट। मैं यही बोलूँगी कि आजकल मुझे काफ़ी सारे क्वेरीज आते हैं कि मैम हम या तो प्रेपरेशन लेट शुरू कर रहे हैं, हम 25 या 26 ईयर्स के हो गए हैं, हमारे ऊपर मतलब हमें घर वालों ने सिर्फ 2 या 3 साल ही टाइम दिया है। खास करके लड़कियां मुझसे ये सवाल पूछती हैं कि मैम मेरे पास सिर्फ 2 या 3 साल ही हैं प्रेपरेशन के लिए, या फिर मैम हम मेडिकल बैकग्राउंड से हैं या हमारा आर्ट्स बैकग्राउंड नहीं है ना, मैम हम अभी अपना ऑप्शनल चूज़ करने में हमें दिक्कत हो रहा है। तो ये सब चीज़ें को एक साइड में रखकर आप अगर कुछ मतलब यहाँ आ गए हैं या आपने डिसाइड कर लिया है कि आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, तो आप एकदम बिंदास होकर इसकी तैयारी करिए। और जहाँ तक एज की भी बात आती है, तो मैंने भी अपना प्रेपरेशन थोड़ा लेट ही स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरा पहले कोई उतना प्लान नहीं था यूपीएससी करने का। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी ज़रूर कर सकते हैं। देखिए, मैं भी पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड से हूँ, मैं किसी कॉन्वेंट स्कूल से नहीं हूँ। मुझे भी इंग्लिश नहीं आती थी, मैंने इंग्लिश 6th क्लास के बाद से ही सीखी है। तो ना मेरा आर्ट्स का बैकग्राउंड है, मैं भी एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट भी सोशियोलॉजी था। तो मेरे लिए भी सब चीज़ें नई थी और कोई गाइडेंस भी नहीं था। तो बट फिर भी मैंने ट्राई किया। तो मतलब आपका जो खुद को लेकर विश्वास है या फिर आप वो जो नेवर गिव अप वाली स्पिरिट होती है, उसको आपने कभी नहीं छोड़ना है। तो जो फिर इन सबको कंक्लूड करते हुए मैं आपको सिर्फ 3 टिप्स देना चाहूँगी, जिसको आप अपने साथ रखिए और कभी मत भूलिए। उनमें से सबसे पहला तो यही है कि जो आपकी नेवर गिव अप वाली स्पिरिट है, उसको हमेशा ज़िंदा रखिए। आप बहुत सारी गलतियाँ करेंगे, सो ऑलवेज ट्राई टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। आई हैव ऑल्सो डन द सेम। मैंने बहुत बार फेलियर्स देखे हैं, बट ईच टाइम आई ट्राई टू फिगर आउट वेयर आई लैग्ड, सो द नेक्स्ट टाइम आई इम्प्रूव्ड अपॉन दोज। तो फिर धीरे धीरे ऐसा होता गया कि मेरी जो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो मेरी टिप्स पे हो गई थी। तो आप भी इसी तरह करिए। देन आई वुड से दैट डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू प्रिपेयर फॉर दिस सर्विस, दिस एग्ज़ाम। तो आप एक रूटीन बना लीजिए अपना। जैसे मेरा ऐसा रूटीन था कि मैं सुबह जल्दी उठती थी। आई एम एन अर्ली राइजर पर्सन, मैं अभी भी जल्दी ही उठती हूँ। तो मेरा यूजुअली पढ़ाई सुबह सारा कुछ करके बाय 7 AM मैं अपना पढ़ाई स्टार्ट कर देती थी। आई यूज़ टू गेट अप एट 5
उस टाइम पे। तो अपना थोड़ा जो भी वर्कआउट रनिंग वगैरह करके उसके बाद मैं खाना खा के और मैं 7 तक पढ़ने बैठ जाती थी। तो मेरा एक छोटे में टारगेट सेट कर लेती थी, जैसे इस हफ्ते का मतलब ये वाला मैं सब्जेक्ट पढ़ूंगी और साथ में इतने घंटे मैं ये पढ़ूंगी, इतने घंटे मैं करंट अफेयर्स पढ़ूंगी, इतने घंटे मैं स्टैटिक पढ़ूंगी। तो उसी हिसाब से आप भी अपना टाइम टेबल बना लीजिए और थोड़े रियलिस्टिक टारगेट्स बनाइए। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कुछ अचानक से आ जाता है और हम अपना टारगेट नहीं अचीव कर पाते हैं, तो फिर परेशान नहीं होना है, आप उसको कवर कर सकते हैं। तो आप भी इसी तरह से करिए। और फिर एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी कि हार्ड वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम ऐसा बोलते हैं कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि लक इज़ अ ग्रेट फैक्टर इन दिस एग्ज़ाम, तो वो तो है ही है। और मेरा ये कहना है कि आपको लक कैसे आएगा, लक भी तो अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो लक भी आपके फेवर में जाएगा। तो मतलब मैं खुद भी इसका एग्जाम्पल हूँ आपके सामने। तो अगर आप अपना मेहनत करते रहेंगे, अपनी कमियों को दूर करते हुए अपनी जो स्किल्स हैं उसको आप होन करते जाएंगे, तो आप एक दिन ज़रूर इस एग्ज़ाम में सफल होंगे। सो माई बेस्ट विशेज़ टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी अपना मन लगाकर पढ़ाई करिए और अगर आपको कोई भी इशू रहता है तो आप मुझसे या किसी से भी संपर्क कर सकते हैं, आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और आई रियली विश टू सी यू गाइज एंड माई बेस्ट विशेज़ टू ऑल ऑफ यू। फादर अक्सर मेरे कज़न्स को कहा करते थे कि आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करें। तो मैंने बचपन से ही कहीं ना कहीं सिविल सर्विसेज के बारे में सुना हुआ था, बट मुझे मालूम नहीं था एग्जैक्टली क्योंकि मैंने इसके बारे में कभी उतना ध्यान से सोचा नहीं था कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करूँगी। बट आफ्टर BDS जैसे कि मेरे काफ़ी बैचमेट्स भी आगे MDS की तैयारी कर रहे थे, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी MDS की ही तैयारी करूँगी और एक स्पेशलाइज्ड डिग्री कर लूँगी मैं आफ्टर BDS। सो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द MDS। मैंने एग्ज़ाम भी दिया, मेरा क्वालिफाई भी हो गया, बट ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स मैं वो नहीं कर पाई थी। सो सिविल सर्विसेज के बारे में मैंने तब से सोचना शुरू किया। पहले भी कभी इसका थोड़ा बहुत ख्याल आया था, बट उतना मैंने उसको फोकस नहीं किया क्योंकि उस टाइम पे फिर मैं MDS की ही प्रिपरेशन कर रही थी। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते थे उस टाइम पर भी, बट लेटर ऑन मेरा काफ़ी माइंडसेट बन गया था कि मैं सिविल सर्विसेज की ही तैयारी करूँगी। मैंने मम्मी पापा से भी इसके बारे में बात की। वो लोग भी मतलब बोल रहे थे कि अगर तू तैयारी करना चाहती है तो ज़रूर कर। मेरे आगे जो सबसे बड़ा पहले इशू आया था कि मुझे कोई गाइडेंस नहीं थी किसी तरह से, कोई भी बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। मेरा बैकग्राउंड भी मेडिकल था और मुझे बिल्कुल भी कुछ आइडिया नहीं था कि कैसे प्रेपरेशन करनी है। सो आई थॉट आई शुड गो फॉर कोचिंग, कि मुझे कोचिंग जाना चाहिए, मुझे भी दिल्ली जाके तैयारी करनी चाहिए। सो आई टॉक टू माई पेरेंट्स रिगार्डिंग दैट एंड देयर वर अगेन फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, बट समहाउ माई पेरेंट्स मैनेज्ड टू सेंड मी टू द कोचिंग और फिर मैं दिल्ली आ गई कोचिंग के लिए। और मैं ये आपसे कहूँगी कि दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपोजर टू अ बिग सिटी। मैं पंजाब से कभी बाहर कहीं नहीं गई थी। आई थिंक आफ्टर गुरदासपुर में जहाँ मैं पली बड़ी, मेरी 12th भी वहीं पे हुई। उसके बाद मैं लुधियाना गई थी BDS करने के लिए और उसके अलावा मैं कहीं और कभी बाहर नहीं गई थी। तो जब मैं दिल्ली में आई तो एक बहुत बड़ा अपने आप में वो आपको एक तरह से शॉक भी लगता है कि आप इतनी बड़ी सिटी में आ गए हैं, आपको यहाँ पे ज़्यादा कोई जानता नहीं है, आप भी किसी को उतना जानते नहीं हैं और थोड़ा आपको टफ़ लगता है कि आप कैसे सारी चीज़ें मैनेज करेंगे और साथ में प्रेपरेशन भी है, आपके ऊपर स्टडी का प्रेशर भी है। सो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है वो मैनेज करना। सो मेरी क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, मैं कोचिंग जाती थी, मतलब मेरा पूरा दिन उसी में ही चला जाता था और शाम को कुछ अगर मेरे पास अपना वक्त बचता था तो मैं उसमें अपनी पढ़ाई करती थी। बट फिर भी मेरे पास एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी कि कौन सी चीज़ कैसे करनी है। सो आई वुड से कि जैसे जैसे मैं खुद तैयारी करती गई सो इवेंचुअली मुझे चीज़ें खुद ही समझ आने लगी कि कौन सी चीज़ कहाँ से करनी है। मैंने भी खुद बहुत सारी गलतियाँ की। कई बार ऐसा होता था कि मैं गलत किताब पढ़ लेती थी और लेटर ऑन फिर मुझे लगता था कि यार इससे बेटर तो ये वाली बुक थी, मैं वही पढ़ लेती। सो इस तरह की कुछ गलतियाँ मैंने भी की हैं जो मैं आप सभी को बोलना चाहूँगी कि यू कैन अवॉइड दीज थिंग्स, क्योंकि आजकल किसी भी प्रकार की मोटिवेशन या फिर गाइडेंस की कोई कमी नहीं है। सो जैसे जैसे मैं कोचिंग करती गई, खुद से अपना पढ़ती गई और भी अपने जो आपके क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ आपकी इंटरेक्शन होती है, सो आपको चीज़ें समझ आने लगती हैं एंड योर प्रिपरेशन फॉल्स इनटू अ ट्रैक।
So I would say that if you are determined, you should not lose your hope. You will automatically find your track. You will automatically find your right way so that you can progress further into your preparation. So इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करने को मिलती हैं. वहाँ फिर से आपके पास फाइनेंशियल इश्यूज आ जाते हैं. आपको रहने में, खाने पीने में भी थोड़ी दिक्कत होती है. सो आई थिंक दिस मेक्स यू अ स्ट्रॉन्ग पर्सन एज वेल. आप खुद निकलते हैं बाहर, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, आपको एक्सपोजर मिलता है. आई थिंक दिस इम्प्रूव्स योर पर्सनैलिटी अ लॉट. आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, आप खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग फील करते जाते हैं. सो आई थिंक दिस जर्नी हैज़ रियली बिन ब्यूटीफुल. अगर अब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है दैट दिस हैज़ मेड मी सो स्ट्रॉन्ग, दिस हैज़ मेड मी सो पावरफुल कि मैं अपनी खुद के व्यूज़, खुद के आइडियाज़ अब बहुत अच्छे तरीके से रख सकती हूँ. मेरी खुद की एक पहचान है. आई थिंक मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स जो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, उनके ऊपर मैरिज का प्रेशर रहता है, चाहे वो फैमिली की तरफ से हो या फिर रिलेटिव्स की तरफ से हो, या खुद भी इंसान को कई बार ऐसा लगता है. और ख़ास करके ये लड़कियों के साथ ज़्यादा होता है. मैंने खुद भी ये प्रेशर फील किया है. बट आई वुड से कि मेरा सपोर्ट सिस्टम जो हमेशा मेरे साथ रहा है वो है मेरी मदर. सो मैं उनको जितना भी शुक्रिया अदा करना चाहूँ उतना कम है. उन्होंने हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है. शी हैड बिन लाइक अ पिलर ऑफ स्ट्रेंथ टू मी. अगर आज मैं यहाँ पर हूँ तो मैं सिर्फ उनकी वजह से ही हूँ और मैं उनको कभी भी पे बैक नहीं कर पाऊँगी. सो अगर आप डिटर्मिन्ड हैं, आप ऑनेस्ट हैं, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई रोक पाएगा अपने गोल पर पहुंचने के लिए. सो मैंने एक बात सोची थी कि अगर अब मैं दिल्ली आ गई हूँ इतनी मुश्किलों का सामना करते हुए, सो अब मैं इस तरह वापस नहीं जाऊँगी. मैं ऑनेस्टली ये प्रेयर करती थी कि जो मेरी तरफ से कमियाँ हैं कम से कम वो मैं ना छोड़ूँ. रेस्ट इज़ अप टू द ऑलमाइटी कि वो क्या उसका रिजल्ट दे. आई थिंक देयर आर फ्यू वैल्यूज़ दैट यू हैव टू टेक अलॉन्ग. दैट इज़ ऑनेस्टी, पैशन, कमिटमेंट, हार्ड वर्क, डेडिकेशन. इन सब वैल्यूज़ के साथ ही आपको आगे बढ़ते जाना है. मैं आप सबके साथ एक और भी बात शेयर करना चाहूँगी दैट वी शुड नॉट बी फियरफुल ऑफ द फेलियर्स. मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत फेलियर्स देखे हैं. चाहे हम किसी भी जर्नी पर या किसी भी पाथ पर चल रहे होते हैं, जो भी हर्डल्स आते हैं हमें उनको क्रॉस करके आगे बढ़ते जाना चाहिए. I would tell that during my 2016th attempt, I appeared for the interview, but I did not see my name in the final list. It was quite a setback to me, but मैं फिर भी वहाँ रुकी नहीं. मैंने अपने आप को दोबारा संभाला और मैंने ये देखने की कोशिश की कि मुझसे क्या गलतियाँ हुई हैं पिछले अटैम्प्ट में, मैं उनको कैसे इम्प्रूव करूँगी. सो मैंने उन सब चीज़ों पे काम किया और नेक्स्ट ईयर फिर मेरा सिलेक्शन हो गया. सो आई थिंक अगर आप अपने एफर्ट्स के साथ ट्रू हैं, ऑनेस्ट हैं, तो आपका जो एक नेचुरल फोर्स है वो भी आपका साथ देती है. और जब आप फिर सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, आपको बहुत एक्सपोजर मिलता है. आप भारत दर्शन में ऑलमोस्ट पूरा देश घूमते हैं. सो मैं ये कहूँगी कि ये प्रोसेस एक अपने आप में ही पर्सनैलिटी को बिल्ड कर देने वाला है. आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे, आप अपने बारे में ऐसी चीज़ें जानेंगे जो आपको भी मालूम नहीं थी. सो आई थिंक दिस इज़ अ जर्नी वर्थ ट्रैवलिंग. सो अगर मैं अपनी जर्नी को एक लाइन में बोलना चाहूँ तो आई वुड से दैट दिस जर्नी हैज़ मेड मी अ रियली स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल. सो नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ हर्डल्स डू यू फेस, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स डू यू फेस, if you are determined to move your path, one day you will reach your destination for sure.